नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अभी पहले सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेंगे और फिर इन जनरल nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करेंगे। तो देखो, द जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट इज दिस। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल कोफिशिएंट है। ठीक है, सपोज कर लिया y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन लिख ली। अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, fx 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। और हमने मान लिया कि y1 और y2 इस होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज दिस। अब y1 और y2 सॉल्यूशन है इसके, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। आपने पहले ग्रेजुएशन में भी किया होगा कि जैसे हमें किसी भी नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालना होता था तो हम क्या करते थे, पहले होमोजीनियस का सोल्यूशन निकाल लेते थे, उसको हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद जब नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन निकालते थे तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, और फिर जो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन होता था वो क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। तो देखो, हमने इस होमोजीनियस का सोल्यूशन लिख लिया, y1 और y2 सोल्यूशन थे इसके, तो इससे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, वेयर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड एंड c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो, द प्रोसीजर इन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड कर रहे हैं। उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो c1 और c2 है इसे हम चेंज कर देंगे v1 और v2 से। ठीक है, हम अब इस मेथड में जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड है इसमें हमें क्या करना है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन का। देन वहाँ जो c1 और c2 कांस्टेंट होंगे उसे हम चेंज कर देंगे v1 एंड v2 से। ठीक है, तो हमने यही किया है कि c1 और c2 को रिप्लेस कर दिया v1 एंड v2 से, जिसकी वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विच विल बी डिटरमाइन फर्दर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ypx है मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल v1x y1x, यहाँ पर हमने c1 की जगह v1 लिख दिया, इसी तरीके से c2 की जगह v2 लिख दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, v1x y1x प्लस v2x y2x। इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो देखो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है, बट यहाँ पर हमें v1 और v2 की वैल्यू का पता नहीं है, तो हमें v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर थर्ड को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट यहाँ पर जो v1 डैश वाली टर्म है और v2 डैश वाली टर्म है उस टर्म को हमने क्या मान लिया, ज़ीरो। ठीक है, इस इक्वेशन में जो भी v1 डैश और v2 डैश वाली टर्म है उसके सम को हमने ज़ीरो लेट कर लिया। ठीक है, अब इसके सम को जब ज़ीरो लेट किया तो हमने इसकी जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया और इसकी जगह भी ज़ीरो पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, yp डैश x इज इक्वल्स टू v1x y1 डैश x प्लस v2x y2 डैश x। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ आ गई। अब हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ को हमने अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखो yp इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। yp हमारे पास सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो इट मीन्स जो yp होगा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जब हम y की जगह yp रखेंगे तो वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए नोट एक्स यहाँ पर हमने रख दिया वाई पी डबल डैश एक्स प्लस ए वन एक्स वाई पी डैश एक्स प्लस ए टू एक्स वाई। ठीक है, हमने यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की जगह क्या रख दिया, वाई पी एक्स मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वाई पी डबल डैश एक्स वाई पी डैश एक्स और वाई पी एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया।
ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में आने के बाद हमने क्या किया, इसके अंदर से v1x वाली टर्म को एक तरफ रख लिया, v2x वाली टर्म को एक तरफ और a0x वाली टर्म को एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब देखो y1 और y2 हमें सोल्यूशन गिवन थे कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड के। ठीक है, सिंस y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन नंबर सेकंड, इट मीन्स y1 और y2 दोनों ही इक्वेशन नंबर सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में y1 पुट करेंगे तब हमारे पास आंसर 0 आएगा, और जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में y2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास 0 आएगा। तो इट मीन्स वहाँ से जो ये वाली टर्म है, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्या बन जाएगी 0। और इसी तरीके से जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगी 0। तो सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी हमारे पास। तो देखो द फर्स्ट टू ब्रैकेट एक्सप्रेशंस इन इक्वेशन नंबर 7 विल बी आइडेंटिकल 0। ठीक है, वो तो आइडेंटिकली 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन हमारे पास ये वाली बच जाएगी। अब हमने क्या किया, a0x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड में ये वाली टर्म बच गई और राइट साइड में क्या आ गया, fx अपॉन a0x। ठीक है, तो अब देखो एक तो हमने इक्वेशन नंबर 4 उठा ली, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 8 है। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या, देखिए क्रैमर्स रूल क्या होता है, मान लो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है। ठीक है, हमने हमारे पास दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, एक हमने ये मान ली और एक मान ली ये है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो x और y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर अननोन वेरिएबल जो है कौन है, x और y है। x और y के अंदर हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी कि इस फर्स्ट को छोड़ के इस दोनों के कोफिशिएंट b e d, सॉरी पहले इसके लिखेंगे हम e f फिर b और d, इनका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, x की वैल्यू को निकालने का क्या तरीका है, इसको हटा दो, फर्स्ट e f फिर b और d इसके कोफिशिएंट अपॉन में डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का क्या बनेगा, a b c d। ठीक है, और हमें अगर y की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, इसको हटाओ, सिर्फ पहले इसके कोफिशिएंट इसको हटाएंगे तो पहले कोफिशिएंट लिखेंगे हम a के c इसको हटा दिया a c और e f। ठीक है, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आएगा, a b c d। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू और इस तरीके से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ किया हुआ है क्रैमर्स रूल का। तो देखो अब की बार हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर x की जगह तो ये वाली चीज़ है v1 डैश एक्स और y की जगह हमारे पास है v2 डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अननोन वेरिएबल कौन हो गए, v1 डैश एक्स और v2 डैश एक्स। तो हम क्रैमर्स रूल से अब v1 डैश एक्स की और v2 डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखो इसके अपॉन में जो थे हमारे पास x और y की जब हम वैल्यू निकाल रहे थे तो उसके अपॉन में डिटर्मिनेंट था मैट्रिक्स का। देखो अपॉन में क्या था, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था ए सी और बी डी का। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसका डिटर्मिनेंट है एक्स के अपॉन में भी और वाई के अपॉन में भी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसने यही निकाला हुआ है, इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, y1x y2x y1 डैश एक्स और y2 डैश एक्स। ठीक है, और यही चीज़ क्या होती है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, रोंस्कियन होता है y1 और y2 का। ठीक है, हमें गिवन है y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो इट मीन्स इसका जो रोंस्कियन होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो दस द सोल्यूशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर रोंस्कियन नॉन ज़ीरो है तो हमारे पास जो ये सिस्टम है इसके पास कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब हमने क्रैमर्स रूल यूज़ किया, क्रैमर्स रूल में क्या किसकी वैल्यू निकलेगी, पहले v1 डैश एक्स की। v1 डैश एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ये वाले कोफिशिएंट 0 एफ एक्स अपॉन ए नोट एक्स और फिर y2 x और y2 डैश एक्स। ठीक है, ऊपर तो ये डिटर्मिनेंट और नीचे डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स बनेगी, इनकी मैट्रिक्स जो बनेगी उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हमने सोल्व किया तो हमारे पास v1 डैश एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम v2 डैश एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्रैमर्स रूल से भी मैंने बताया था।
अब हमारे पास v1 डैश एक्स की वैल्यू भी आ गई और v2 डैश एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब हमें v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि v1 का भी इंटीग्रेशन, सॉरी v1 डैश का इंटीग्रेशन कर देंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, और v2 डैश का इंटीग्रेशन कर देंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दस द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज डिफाइंड एज। अब v1 और v2 की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर v1x और v2x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हमने निकाल लिया था। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल है इसी के ऊपर बेस्ड। अभी तो हमने इन जनरल मेथड किया था, अब एग्जाम्पल करेंगे उसके ऊपर बेस्ड। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हम इसे सोल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो देखो जैसे हमने पीछे वाले आर्टिकल में किया था, सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन लिख ली, इसे हमने सोल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। ये वाली चीज़ हम ग्रेजुएशन में कर चुके हैं कि हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रूट आए प्लस माइनस आयोटा है, तो इस वजह से इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि C1 को रिप्लेस करेंगे V1 से और C2 को रिप्लेस करेंगे V2 से। ठीक है, तो देखो इन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वी रिप्लेस द आर्बिटरी कांस्टेंट C1 एंड C2 इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय V1 एंड V2। तो हमने क्या किया, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में C1 को रिप्लेस कर दिया V1 से और C2 को रिप्लेस कर दिया V2 से, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई पी डैश एक्स आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो v1 डैश वाली टर्म थी और v2 डैश वाली टर्म थी उनके सम को ज़ीरो मान लेंगे। ठीक है, यही हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आर्टिकल में भी किया था, उसके आर्टिकल में भी हमने यही किया था कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म थी उसे ज़ीरो मान लिया था। अब इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो हमारे पास वाई पी डैश एक्स ये बच जाएगा क्योंकि ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वाई पी डबल डैश एक्स आ जाएगा। अब देखो जो वाई पी है वो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो जब वाई पी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने का मतलब क्या है कि हमने डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की जगह पुट कर दिया वाई पी डबल डैश एक्स, प्लस में वाई था तो हमने वहाँ पुट कर दिया वाई पी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इसके अंदर से जो टर्म कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल आउट कर दे तो बची हुई टर्म हमारे पास ये आगे से हमने इक्वेशन नंबर सेवन्थ नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास दो इक्वेशन का यूज़ करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर फोर्थ का और इक्वेशन नंबर सेवन्थ का, तो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा। अब इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट में जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने v1 डैश की वैल्यू निकालने के लिए भी इसी डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है और v2 डैश की वैल्यू निकालने के लिए भी इसी डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, इस वजह से। ठीक है, तो जब हम इसके डिटर्मिनेंट की सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जो कि रोन्सकियन है कोस एक्स और साइन एक्स का, मतलब सिंपली सोल्व कर लो तो भी 1 आएगा जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, रोन्सकियन नॉन जीरो। अगर रोन्सकियन नॉन जीरो तो इट मीन सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे, तो v1 डैश एक्स की वैल्यू लिख ली हमने, ऊपर डिटर्मिनेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल में, सेम वही चीज़ v1 डैश एक्स और v2 डैश एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v1 डैश है, अब हमें v1 की वैल्यू चाहिए, तो v1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने v1 इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन इजीली सोल्व कर सकते हो, +2 का काम है। ठीक है, तो यहाँ से हमने v1 एक्स की वैल्यू निकाली जब हमने इंटीग्रेशन सोल्व किया, और इसी तरीके से जब हम v2 डैश एक्स ये वाली टर्म है, तो जब हमें v2 की वैल्यू निकालनी है तो इसका भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास v2 एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास वाई पी एक्स क्या हो जाएगा, वाई पी एक्स मतलब जो कि हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल माना था, ये वाली टर्म, यहाँ पर v1 एक्स और v2 एक्स की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास वाई पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो हमने v1 एक्स की भी वैल्यू रख दी और v2 एक्स की भी वैल्यू रख दी, तो हमारे पास क्या आ गई, वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब इसके अंदर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीट सोल्यूशन। तो यही था आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड।
सेकंड ऑर्डर का था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम nth ऑर्डर पर करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को।